हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो यूपी जीडीसी मेंस का रिजल्ट आ चुका है और आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे। आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर मेरे वीडियोस देखने को मिले होंगे जीडीसी के मेंस के रिलेटेड। काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। आज का जो लेक्चर है इसमें हम जो वीन्स रेडिएशन लॉ है और उसके अलावा रेल्स जीन्स लॉ और प्लांक्स रेडिएशन लॉ, इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो मेरा बैच जो है, जो ऑलरेडी पहले से चल रहा है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस बैच में आपको डेरिवेशन, थ्योरी और न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। अभी भी उसमें क्वेश्चन चल रहे हैं। लाइव बैच नहीं है, डेली रिकॉर्डेड बैच है। उसमें रिकॉर्ड होते हैं लेक्चर और वो अपडेट होते हैं। और डेफिनेटली ये जो बैच है आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। साथ ही साथ अभी इस बैच में टेस्ट सीरीज स्टार्ट नहीं हुई है। टेस्ट सीरीज इसमें 20 अगस्त के बाद इसमें टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। तो टेस्ट सीरीज में आपके 10 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे जो आपके सब्जेक्ट हैं, और उसके अलावा 4 या 5 आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे। उसका शेड्यूल टाइम टेबल आपको आपके बैच में ही मिल जाएगा। तो कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। अभी उसमें 15 अगस्त का डिस्काउंट भी चल रहा है और 16 अगस्त तक वो डिस्काउंट है, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे पहली बात, बड़ी बात, जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं यूपी जीडीसी के अंदर, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां, है ना। और आप सभी लोग अब ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, क्योंकि इस तरह की वैकेंसीज बार बार नहीं आती। तो एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड होगी नहीं होगी उन चक्करों में मत पड़िए। होगी जब ऑफिशियल लेटर कुछ आएगा, जब देख लेना। अदरवाइज अभी अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। और वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं। हाँ जी, देखिए, तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और 3 लॉज हम डिस्कस करेंगे। वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, रेल्स जीन्स लॉ, और उसके बाद जो प्लांक का रेडिएशन लॉ है, तीनों डिस्कस करेंगे। डेरिवेशन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जो इसके रिलेटेड बन सकते हैं जो आए हुए हैं एग्जाम में, वो ये हैं। इन चारों ही, ये चारों पांचों जो क्वेश्चन है इनके आपको आंसर मिलेंगे, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और इसी तरह के क्वेश्चन अगर ब्लैक बॉडी रेडिएशन से आते हैं तो इनमें से कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है ना। न्यूमेरिकल वगैरह इससे कुछ आया नहीं है, तो अगर कुछ क्वेश्चन मिलेगा तो इसी से मिलेगा। तो ये क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों के ही हम अब आंसर निकालने वाले हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को डिस्कस करें उसके पहले आप लोगों को पता होना चाहिए ब्लैक बॉडी के बारे में। ब्लैक बॉडी के बारे में भी डिस्कस करें तो उसके पहले 3 चीजें आपको आनी चाहिए। एक आता है रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट का मतलब हो गया कि मान लो कोई बॉडी है, उसके ऊपर कोई रे गिरी, कोई लाइट रे आई, और वो लाइट रे का कितना % पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, उसको हम रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट से डिनोट करते हैं। यानी कि अगर मैं आर को लिखता हूं तो आर बराबर हो गया रिफ्लेक्टेड रे, पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे अपॉन क्या हो गया, एब्जॉर्ब, है ना। जो इंसिडेंट रे आई है, जो इंसिडेंट रे आई है तो उसमें से कितना % रिफ्लेक्ट हो गया, इंसिडेंट। तो इंसिडेंट में से कितना रिफ्लेक्ट हो गया वो उसको हम शो करेंगे रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट से। उसी तरह से हमारे पास होता है ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट। तो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट को लिखते हैं टी से, मतलब कितना % जो इंसिडेंट रे आई उसमें से ट्रांसमिट हो गया। और एक होता है एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट, यानी कि कितना एब्जॉर्ब हुआ। तो 3 फिनोमिना सेम टाइम पे चल रहे हैं जब किसी बॉडी के ऊपर लाइट गिर रही है। तो कोई बॉडी के ऊपर लाइट गिर रही है, मान लो ये कोई बॉडी है, तो उसके ऊपर कोई लाइट गिर रही है, लाइट इंसिडेंट लाइट आई, तो इसमें से कितना रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई, कितना ट्रांसमिट हो गई, तो ये ट्रांसमिटेड हो गई, और कितना एब्जॉर्ब हो गई, वो एब्जॉर्बेंट हो गया। तो एक को लिखते हैं आर से, एक को लिखते हैं टी से, और एक को लिखते हैं ए से। इन तीनों का जो सम है, मतलब तीनों जो कॉफिशिएंट है, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन, इन तीनों का जो सम है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब सीधी सी बात है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये कि यदि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो उसका रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0। यदि कोई भी लाइट ट्रांसमिट नहीं होगी तो उसका ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0। और अगर ये दोनों 0 हो गए तो बचा तुम्हारे पास अकेला ए, और ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1। ए की वैल्यू 1 होने का मतलब है, या ऐसा सीधा सीधा समझ लो कि आर 0 है, टी 0 है, तो सारी की सारी लाइट क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। और अगर लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी सरफेस बॉडी के ऊपर, तो वो जो बॉडी है जिसके ऊपर मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, या सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसको हम आइडियल ब्लैक बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडियल ब्लैक बॉडी। इसलिए आपने देखा होगा सर्दियों में अगर हम ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं तो सर्दी कम लगती है, गर्मियों में ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं तो ज्यादा लगती है। क्यों, ब्लैक कलर जो है वो सबसे ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है।
तो ब्लैक बॉडी का मतलब हुआ जो अपने ऊपर सारी की सारी को जो एब्जॉर्ब कर लेगी वो तो आइडियल हो जाएगी, पर आइडियल नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। तो मैक्सिमम अमाउंट जो एब्जॉर्ब कर लेती है अपने ऊपर गिरने वाली लाइट को, उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए उसका जो एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट है वो कितना होता है, 1 होता है। हालांकि आइडियल होती नहीं है, और उसके लिए आइडियल के आइडेंटिकल एक बॉडी काम करती है जिसको फेरीज ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो ये तो हो गया ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट, है ना। ये किसका कंसेप्ट हो गया, ब्लैक बॉडी का। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए हमने क्या करा, एक कैविटी बनाई अंदर, कैविटी। तो ये कैविटी हो गई, ये कैविटी दिख रही है आपको, इसमें एक होल है और ये कैविटी बनी हुई है। तो अंदर एक कैविटी बनाई है, कैविटी को हम गर्म कर रहे हैं, लगातार हीट कर रहे हैं, और उसका जो टेम्परेचर है उसको कॉन्स्टेंटली मेंटेन किया हुआ है। कॉन्स्टेंटली क्या किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। तो कैविटी की दीवारें जो हैं वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो कैविटी की दीवारें जब गर्म होना स्टार्ट होंगी तो उसके अंदर जो एटम्स है वो वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट करेंगे तो उनमें से क्या निकलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगी। क्या निकलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये पार्शियली क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, पार्शियली एब्जॉर्ब करेगी। यानी कि इस कैविटी के अंदर ही घूम रही है, पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रही है, पार्शियली एब्जॉर्ब हो रही है, दोनों काम साथ में चल रहे हैं। तो यहां पर जो कैविटी के अंदर ही जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है पार्शियली एब्जॉर्ब होगी, पार्शियली ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। और जो कैविटी अंदर है ये पूरी की पूरी किससे भर जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से भर जाएगी। ये पूरी की पूरी कैविटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्या होगी, फिल हो जाएगी, जैसा कि आपको दिख भी रहा है यहाँ पर, है ना। और ये जो रेडिएशन का कुछ पार्ट है, क्योंकि हमने छोटा सा होल छोड़ा हुआ है, तो रेडिएशन का कुछ पार्ट जो है एक स्मॉल होल से जो है वो बाहर भी निकलता रहेगा। और ये जो रेडिएशन बाहर आएगा उस छोटे से होल से, उस रेडिएशन को हम क्या नाम देंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या नाम देंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये बताना है। फिर 2 साइंटिस्ट हुए, लूमर और प्रिंगजैम। तो लूमर और प्रिंगजैम ने एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूव किया, है ना, कि स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ब्लैक बॉडी का अलग अलग टेम्परेचर पर, उसका जो रेडिएशन है उसका किस तरह से प्लॉट होता है ग्राफ। ये किसने बताया, लूमर और प्रिंगजैम ने। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्टडी की और उसके बाद स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पर जो रेडिएशन बाहर आ रहे हैं इस ब्लैक बॉडी से, उसकी स्पेक्ट्रल एनर्जी कितनी है, एनर्जी उसकी कितनी आ रही है, उसके बारे में उन्होंने स्टडी की और फिर उन्होंने ग्राफ बनाया। उन्होंने जो ग्राफ प्लॉट किया, स्पेक्ट्रल एनर्जी पावर, जिसको ई लैम्डा से लिखेंगे, और वेवलेंथ लैम्डा, तो उस कर्व को कहा जाता है स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, है ना। क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये कर्व कुछ इस तरह का बनेगा, वाई एक्सिस पर होगी स्पेक्ट्रल एनर्जी जिसको लिखा जाएगा ई लैम्डा से, और एक्स एक्सिस पर होगी वेवलेंथ लैम्डा। ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। पहले जो वेवलेंथ है वो बढ़ रही है तो उसके साथ एनर्जी बढ़ रही है, फिर मैक्सिमम हो रही है, और फिर ये जो है लगातार क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है ना। कुछ चीजें ग्राफ से समझने की है। दूसरी चीज है ग्राफ अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आ रहा है, उसके बाद ये लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तीसरी चीज है ग्राफ लगातार कंटिन्यूअस है, कहीं से भी टूट नहीं रहा है ना। तो कंटिन्यूअस ग्राफ है, टूटता तो डिस्क्रीट कहलाता है। ये ग्राफ कैसा है, कंटिन्यूअस ग्राफ है। तो ये जो ग्राफ है, जो ये ग्राफ बना, जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं या इसके कुछ पॉइंट्स आते हैं जो एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने लिखे, जो आपको पता होना चाहिए। तो पहली चीज तो क्या है, ये जो ग्राफ है ये कैसा है, ये कंटिन्यूअस है ना। कैसा है, कंटिन्यूअस है। दूसरा, यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है वो भी बढ़ रहा है, और वेवलेंथ, अमाउंट ऑफ रेडिएशन का मतलब है जो ये ई की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, और हर एक वेवलेंथ के ऊपर इसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ई की वैल्यू भी बढ़ रही है, और हर वेवलेंथ पर, चाहे वो शॉर्ट वेवलेंथ हो चाहे लॉन्ग वेवलेंथ हो, हर वेवलेंथ के ऊपर जो ई की वैल्यू है वो बढ़ रही है। ई की वैल्यू मतलब रेडिएशन की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है हर एक टेम्परेचर पर। फिर जब मैंने आपको बताया कि इस ग्राफ में एक मैक्सिमम वैल्यू अटेंड की, उसके बाद डिक्रीज कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो ये हमारे पास एमिसिव पावर है, यानी कि जो एनर्जी है, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगी, और इस मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर इसकी वेवलेंथ जो है उसको भी हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम वेवलेंथ कहेंगे। और उस मैक्सिमम वेवलेंथ के बाद, मैक्सिमम एनर्जी के बाद, ये ग्राफ लगातार क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है ना। तो यहां से जो लैम्डा एम है, लैम्डा एम जो स्पेसिफिक वेवलेंथ वैल्यू है, कब, जब एनर्जी क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, तो लैम्डा एम जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लैम्डा एम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसको लिखा जाएगा बी से, तो लैम्डा एम बराबर हो जाएगा बी अपॉन टी। यहां से लैम्डा एम
टी इक्वल्स टू हो जाएगा बी, और ये बहुत हिट लॉ है जिसको आपने पढ़ा भी होगा, जिसको कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और ये जो बी आया इसको कहते हैं वीन्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं? वीन्स कांस्टेंट। और इस वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, कितनी होती है? 2898 इंटू 10⁻³ मीटर, पर कई बार इसको 3 इंटू 10⁻³ मीटर भी लिखा जाता है, और इसको कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। जब मैक्सिमम एमिसिव पावर की बात की जाएगी तो मैक्सिमम एमिसिव पावर जो है वो लैम्बडा एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लैम्बडा एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फिफ्थ, और जो टेम्परेचर की फिफ्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एमिसिव एट वेवलेंथ लैम्बडा, सॉरी, जो हमारे पास एमिसिव पावर है वो लैम्बडा एम के ऊपर जो टेम्परेचर है, लैम्बडा एम के ऊपर जो टेम्परेचर है उसकी फिफ्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, उसकी फिफ्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कौन है? ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, ये मैक्सिमम एमिसिव पावर है। ठीक है, इस बात को मिसअंडरस्टूड मत करना, क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू T पावर 4 भी आपने पढ़ा है, और यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं E लैम्बडा एम प्रोपोर्शनल टू T पावर 5। ये केवल कब है? ये जो हमारे पास मैक्सिमम एमिसिव पावर है उसके लिए। फिर टोटल एमिसिव पावर जो है वो टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसको आप जानते हो क्या कहते हैं? स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। इसको क्या कहा जाता है? स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। और ये ग्राफ हो गया। तो ये जो ग्राफ बना जिसको हम कहते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये इस ग्राफ के पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, मैक्सिमम का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, टोटल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, ग्राफ किस तरह का है, और उसके अलावा जो एनर्जी कर्व है वो पहले बढ़ रहा है और फिर लगातार क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक, यहां तक बात क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आए, और वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अलग अलग थ्योरी पे आए। पहले क्लासिकल थ्योरी के ऊपर ये लॉ आए, क्लासिकल थ्योरी के ऊपर दो लॉ आए, एक आया वीन्स रेडिएशन लॉ और एक आया रेल्स जीन्स लॉ। तो पहले हम वीन्स रेडिएशन लॉ को पढ़ेंगे, फिर रेल्स जीन्स लॉ को। ये लॉ क्यों फेल हो गए, इनमें क्या कमियां थी, और उसके बाद फिर प्लांक का जो लॉ आया उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वीन डिस्प्लेसमेंट वीन्स रेडिएशन लॉ की बात करें तो सबसे पहला अटेम्प्ट जो इस रेडिएशन के लिए या इस रेडिएशन के करैक्टरिस्टिक्स को पता करने के लिए जो किया वो किसने किया? वीन्स ने किया। वीन्स ने जो अपना रेडिएशन लॉ दिया ये थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड था, है ना। आपको ये चीजें याद रखनी कि कौन सा लॉ किसके ऊपर बेस्ड था, तो ये बेस्ड था थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। वीन ने क्या किया? एक टेम्परेचर के ऊपर, एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर जो है बॉडी की वो फाइंड आउट की, और उसके लिए उसने वेवलेंथ की रेंज ली, कितनी ली? लैम्बडा से लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा, यानी कि इस रेंज में उसने काम किया, इस रेंज में उसने काम किया, लैम्बडा से लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा रेंज में उसने काम किया। और वो जो एमिसिव पावर का फॉर्मूला है वो ये दिया गया, कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी डायरेक्ट। तो वो फॉर्मूला क्या आया? ई लैम्बडा डी लैम्बडा, यानी कि इस रेंज में एमिसिव पावर ए अपॉन लैम्बडा पावर 5 एफ लैम्बडा टी डी लैम्बडा, और यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि यहां जो एनर्जी निकल रही है पर मीटर स्क्वायर में निकल रही है। एक मिनट रुकना भाई। आगे देखिए भाई, अब यहां जो एफ लैम्बडा टी है, एफ लैम्बडा टी ये किसके बराबर है? ई पावर माइनस ए अपॉन लैम्बडा टी। किसके बराबर है? ई पावर माइनस ए अपॉन लैम्बडा टी। तो एफ लैम्बडा टी की वैल्यू को अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। ये जो इक्वेशन है, ऊपर जो इक्वेशन लिखी हुई है, इसको हम कहते हैं वीन्स रेडिएशन लॉ। इसको हम क्या कहते हैं? वीन्स रेडिएशन लॉ। इसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों क्या है? कांस्टेंट है। इस थ्योरी की लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है? जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया क्या ये सभी वेवलेंथ के लिए फुलफिल हो रही है, ये लॉ सभी वेवलेंथ के लिए जो स्पेक्ट्रम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये देखा गया कि केवल शॉर्ट वेवलेंथ के लिए, शॉर्ट वेवलेंथ जो रेंज है उसके लिए जो स्पेक्ट्रल एनर्जी कर्व है उसके साथ मैच कर रहा था। लॉन्ग वेवलेंथ के लिए इसकी जो एनर्जी का कर्व बन रहा था वो अलग बन रहा था। तो इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये शॉर्टर वेवलेंथ के लिए या शॉर्टर वेवलेंथ रीजन के लिए ही काम करता है। ठीक है, कर्व कौन सा? इसके साथ मैच करा है, इसके साथ, ये जो कर्व दिख रहा है इसके साथ मैच होना चाहिए। तो जब अलग अलग वेवलेंथ पर ई की वैल्यू निकाली गई तो वो ई की वैल्यू इस कर्व के साथ शॉर्टर वेवलेंथ के लिए काम कर रही थी। जब लॉन्गर वेवलेंथ की बात की गई तो ये क्या हो गया? फेल हो गया। तो वीन्स रेडिएशन लॉ किस थ्योरी पे काम करता है? थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। दूसरा, शॉर्टर वेवलेंथ के लिए यूजफुल होता है और ये इसका फॉर्मूला है। फिर उसके बाद आया रेल्स जीन्स लॉ।
तो रेल्स जीन्स लॉ में सबसे पहले तो इसने जो यूज किया वो मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स को यूज किया, और मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स में भी लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इक्वी पार्टीशन एनर्जी का इसने यूज किया। इसका यूज किया इक्वी पार्टीशन एनर्जी, और ये जो इक्वी पार्टीशन एनर्जी है ये एमबी स्टैटिस्टिक्स। तो रेल्स जीन्स लॉ में पहला तो है एमबी स्टैटिस्टिक्स और इक्वी पार्टीशन एनर्जी के बेस पर है। दूसरा उसने ये कहा कि जो कैविटी के अंदर वेव्स चल रही हैं, कैविटी के अंदर वेव्स बन रही हैं, वो स्टैंडिंग वेव बन रही है। स्टैंडिंग वेव मतलब नॉन प्रोग्रेसिव वेव्स यहां पर बन रही हैं कैविटी के अंदर। ठीक है, दो अजम्पशन है इसके। तो क्या अजम्पशन है, देखो सबसे पहले एक हमने कैविटी ले ली, मान लो ये कैविटी है क्यूबिकल कैविटी, तो क्यूब है तो इसकी सारी साइड्स फिक्स होंगी, मान लो साइड ए है। अब कैविटी जो है वो मेटालिक कैविटी है, मेटालिक कैविटी है तो उससे क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे मेटल की सरफेस पर, ये क्यूब की सरफेस पर जो पार्टिकल होंगे वो उनके बीच में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, और डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो ये रिजिड वॉल की तरह काम करेंगी। किसकी तरह, रिजिड वॉल की तरह, मतलब कि इनके ऊपर यदि वेव पहुंचती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, और जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नोड पॉइंट कहते हैं। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नोड पॉइंट कहते हैं। तो ऐसे ये कुछ इस तरह से हो गया कि दो फिक्स जो हमारे पास वॉल्स हैं उनके बीच में वेव चल रही है, जैसे कि स्टैंडिंग वेव में हम निकालते हैं, ठीक वैसा ही यहां पर हो रहा है। हम पढ़ते हैं ना स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के बीच में वेव के लिए हम इक्वेशन बनाते हैं, तो कुछ वैसा ही सीन हो गया। तो मान लो वन डायमेंशनल कैविटी है, यानी कि एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चलाएं तो वेव चली, ऐसे चली यहां से यहां तक। अब दो लगातार नोड के बीच में, ये नोड हो गया ये नोड हो गया, के बीच की जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाई 2 होती है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ए, तो ए किसके बराबर हो गया, लैम्डा बाई 2 के बराबर। ठीक है, किसके बराबर हो गया, लैम्डा बाई 2 के बराबर। अब दूसरा, अब क्या होगा कि वेव यहां से ऐसे गई, और फिर क्योंकि यहां से रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट होकर ये वापस आ गई, तो अब यहां पर दो लूप बन गए। तो दो लूप के लिए यहां पर जो एन है, एन मतलब नंबर ऑफ लूप्स हो गया या नंबर ऑफ नोड्स हो गया, मोड्स बोल सकते हो आप इनको। तो सेकंड मोड के लिए वन, वो कौन सा था, वन डायमेंशन, ये टू डायमेंशन, तो इसके लिए कितना हो गया, 2 लैम्डा अपॉन 2, 2 लैम्डा अपॉन 2, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2। इसी तरह से तीन के लिए कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2। तो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया यहां से कि ए की वैल्यू किसके बराबर हो गई, एन लैम्डा बाई 2, जहां एन हो गया नंबर ऑफ मोड्स। आप इस चीज को और दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि यहां पर स्टेशनरी वेव बन रही है। अब स्टेशनरी वेव जो है उसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट की, y इक्वल्स टू ए साइन के एक्स कोस ओमेगा टी। अब हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू जीरो चाहिए। y की वैल्यू जीरो क्यों चाहिए, क्योंकि नोड के ऊपर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है, और x जो वेरी कर रहा है वो कौन कर रहा है, x कर रहा है, क्योंकि हम डायरेक्शन में वेरी कर रहे हैं तो x वेरी कर रहा है, तो हमें साइन के एक्स को जीरो करना है। तो साइन के एक्स जीरो कहां हो सकता है, जब के एक्स की वैल्यू कितनी हो जाए, एन पाई, यानी कि ये कंडीशन बन जाए साइन के एक्स बराबर साइन एन पाई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, के एक्स बराबर एन पाई, तो यहां से के बराबर हो जाएगा एन पाई अपॉन एक्स। के किसके बराबर हो जाएगा, एन पाई अपॉन एक्स इसके बराबर हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो गई, ए, तो के की वैल्यू हो जाएगी एन पाई अपॉन ए। अब फिर हम जानते हैं कि के जो है वो वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ए बराबर कितना आ जाएगा, एन लैम्डा अपॉन 2। तो आप चाहो तो यहां से निकाल के ले आओ इसको, और चाहे तो डायरेक्ट यहां से लिख दो, क्योंकि ये जब आप इसको देखोगे तो ये बन रहा है ए इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2, फिर बना ए इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाई 2, फिर बना ए इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 2। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, ए इक्वल्स टू एन लैम्डा बाई 2 होगा, और एन की वैल्यू जो है वो होगी 1 या 2 या 3 या 4, यानी कि एन जो है वो हमेशा क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। एन जो है वो हमेशा क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। तो यहां से हमें ये कुछ पता लगा इसके बारे में। अच्छा, अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमने जो ये हमारे पास स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आई, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख लिया, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख लिया, के वेक्टर डॉट आर वेक्टर कॉस ओमेगा टी। अब के वेक्टर आर वेक्टर, इसको आप कैसे लिखोगे, के वेक्टर जो है ये किसके बराबर हो गया, के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप और प्लस के जेड के कैप, ये हो गया। इसी तरह से जो आर वेक्टर हो गया वो क्या हो गया, आर वेक्टर वो हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस ये क्या हो गया, जेड के कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो ये बनेगा के एक्स एक्स, के वाई वाई, के जेड जेड, इस तरह से बन गया। तो ये हमारे पास 3 डायमेंशन में स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आ गई। ठीक, अब के एक्स जो है वो हमने यहां से निकाला कि के जो है वो किसके बराबर था, यहां पर एन पाई ओवर ए, तो इसी तरह से के एक्स बराबर हो जाएगा एन एक्स पाई ओवर ए, के वाई बराबर हो जाएगा एन वाई पाई ओवर ए, और के जेड बराबर हो जाएगा एन जेड पाई ओवर ए।
हमने ये ऑलरेडी जाना कि n की वैल्यू 1 2 3 इस तरह से चल रही है, तो n x की वैल्यू 1 2 3 ऐसे जा रही है। तो ये हमारे पास के एक्स के वाई और के जेड की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, अब हमने इन तीनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया, यानी कि अगर मैं के स्क्वायर लिखता हूं, मैग्नीट्यूड निकालता हूं इसका इसका, तो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा के स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। तो के एक्स के वाई के जेड जो वैल्यू हमारे पास है वो हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी। सब्सटीट्यूट करी तो ये बन गया एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर एन प्लस लग रहा है इनमें, और पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से हमारे पास बन गया के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, और के की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा, और हमें पता है सी इक्वल्स टू होता है एफ लैम्डा या न्यू लैम्डा, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा को अगर फ्रीक्वेंसी और सी से रिप्लेस किया तो हमारे पास ये बन गया 2 पाई न्यू अपॉन सी। के की वैल्यू को हमने यहां रख दिया, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ये स्पेयर की इक्वेशन बन गई 3 डायमेंशन में। तो यहां से हम स्पेयर के रेडियस निकाल लेंगे, तो ये स्पेरिकल इक्वेशन बन गई है ना, ये किसकी इक्वेशन बन गई, स्पेयर की। तो यहां से स्पेयर की रेडियस निकालेंगे, तो स्पेयर की रेडियस किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 2a न्यू अपॉन सी। तो ये क्या आ जाएगी, स्पेयर की रेडियस आ गई। अब आपको यहां पर एक स्पेयर दिख रहा है 3 डायमेंशन में, तो 3 डायमेंशन स्पेयर दिख रहा है, तो उसके कितने पार्ट होंगे, कुल 8। एक ऐसे 8 पार्ट होंगे ना, एक ये वाला होगा, 2 ये वाला होगा, 3 ये वाला होगा, 4 ये वाला होगा, और 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट होंगे इस स्पेयर के। हमें n की कौन सी वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो n की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, और जो फ्रीक्वेंसी है उसकी रेंज 0 से न्यू तक, फ्रीक्वेंसी की 0 से न्यू तक की रेंज के लिए जो पॉइंट्स होंगे, जो इस वेव के पॉइंट होंगे, वो इस स्पेयर के 1/8 पार्ट में होंगे। कौन से पार्ट में होंगे, स्पेयर के 1/8 पार्ट के अंदर ही होंगे। ठीक है, कौन से पार्ट के अंदर होंगे, स्पेयर के 1/8 पार्ट के अंदर ही होंगे। रेडियस ऑलरेडी स्पेयर की हमने निकाल ली, कितनी है, 2a न्यू अपॉन सी, 2a न्यू अपॉन सी। अब देखो भाई, हमें निकालना है नंबर ऑफ मोड्स, तो नंबर ऑफ मोड्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोड्स, नंबर डेंसिटी निकाल रहे हैं। तो नंबर डेंसिटी को किससे लिखते हैं, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। भाई नंबर डेंसिटी जो है, नंबर डेंसिटी को हम लिखते हैं नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब मैं निकाल रहा हूं नंबर, तो नंबर मेरे को निकालना है, नंबर सिर्फ। तो मैं क्या करूंगा, मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो मैंने क्या निकाला, वॉल्यूम। तो स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, स्पेयर जो होता है वॉल्यूम का, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और रेडियस की वैल्यू मैंने निकाल ली, तो वो रेडियस की वैल्यू मैंने यहां रख दी, क्योंकि हमें केवल 1/8 पार्ट जो स्पेयर का है उसी में काम करना है, तो इसलिए इसको 1/8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहां से 2 का क्यूब निकालोगे तो 8, तो 8 से 8 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 4 पाई ए क्यूब न्यू क्यूब अपॉन 3 सी क्यूब। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोड्स आ गए। अब नंबर ऑफ मोड्स जो है वो हमें एक फ्रीक्वेंसी की रेंज में चाहिए। कौन सी रेंज, न्यू से न्यू प्लस डी न्यू रेंज, मतलब इनके बीच में चाहिए। तो इनके बीच में चाहिए, तो हमारे पास जो ये नंबर ऑफ मोड्स लिखे हैं n, ये n के बराबर है, तो इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर देंगे, न्यू के रेस्पेक्ट में। तो ये जो इक्वेशन है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, तो यहां से न्यू का, न्यू क्यूब है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 3 न्यू स्क्वायर। 3 न्यू स्क्वायर होगा तो 3 से 3 कटेगा, 3 न्यू स्क्वायर बचेगा, और डीवी। तो हमारे पास बच जाएगा 4 पाई न्यू स्क्वायर डीवी। अच्छा, पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम ए क्यूब क्या है, वॉल्यूम है। ए क्यूब क्या है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, यानी कि ए क्यूब से डिवाइड कर दिया, तो ए क्यूब से ए क्यूब कट गया। तो हमारे पास जो ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है एन और डीवी, एन डीवी, यानी कि नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी हमने निकाल ली, तो नंबर डेंसिटी निकाल ली 4 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू। अब क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसके 2 स्टेट्स ऑफ पोलराइजेशन होती है, 2 स्टेट्स ऑफ पोलराइजेशन होगी, तो ये जो हमारे पास नंबर डेंसिटी आई है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, यहां से कितना बन गया, 8 बन गया। ठीक, अब यही जो हमने नंबर डेंसिटी निकाली इसको हम वेवलेंथ रेंज में निकालेंगे। वेवलेंथ रेंज मतलब लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लैम्डा बराबर होता है सी अपॉन न्यू, तो न्यू बराबर हो गया सी अपॉन लैम्डा। तो डी न्यू की वैल्यू को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि हमें लैम्डा लाना है, तो डी न्यू बराबर हो जाएगा माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर और डी लैम्डा। ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू को हम यहां पर रख देंगे। कहां पर रख देंगे, यहां पर रख देंगे डी न्यू की जगह। तो ये वाली वैल्यू को हमने यहां रख दिया, तो हमारे पास बना एल लैम्डा डी लैम्डा 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, ये हो गया माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। टी की वैल्यू जो है उसको हमने रख दिया लैम्डा न्यू यहां पर,
तो सब कुछ कट पिट के हमारे पास बचेगा n लैम्डा डी लैम्डा और इक्वल्स टू 8 पाई अपॉन लैम्डा पावर 4 डी लैम्डा। ये नंबर डेंसिटी वेवलेंथ के फॉर्म में आ गई। इसके पहले हमने निकाली थी नंबर डेंसिटी, वो किसके फॉर्म में थी, फ्रीक्वेंसी रेंज में थी। ठीक है, अब हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान का जो हमने यहां पर कंसीडर किया था शुरू में कि इक्विपार्टीशन एनर्जी, तो इक्विपार्टीशन एनर्जी के अकॉर्डिंगली एवरेज एनर्जी जो होगी हर एक मोड की वो होगी केटी। अब ये केटी कैसे होगी, अब यहां पर जो एवरेज एनर्जी है इसमें दो चीजों का कंट्रीब्यूशन होगा, एक होगा काइनेटिक एनर्जी और एक होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो इक्विपार्टीशन जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी का जो पार्ट आएगा वो आएगा के टी बाई टू और पोटेंशियल एनर्जी का जो पार्ट आएगा वो आएगा के टी बाई टू। तो दोनों मिलाकर टोटल जो है वो कितना हो जाएगा, के टी। तो इक्विपार्टीशन थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो एवरेज एनर्जी हर मोड की आएगी वो आएगी के टी। तो एनर्जी डेंसिटी अगर हम निकालेंगे वेवलेंथ रेंज लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा में, तो वो लिखा जाएगा यू लैम्डा डी लैम्डा। तो यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, नंबर डेंसिटी जो हमने निकाली उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये एवरेज जो हमारे पास एनर्जी है केटी, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, एन लैम्डा डी लैम्डा की जो वेवलेंथ वाली वैल्यू हमने निकाली थी वो रख दी यहां पर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास एनर्जी डेंसिटी की। इसी को हम बोलते हैं रेल्स जीन्स रेडिएशन लॉ। इसी को क्या बोलते हैं, रेल्स जीन्स रेडिएशन लॉ। और अगर इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लाना है तो वही लैम्डा बराबर सी अपॉन न्यू और लैम्डा बराबर सी अपॉन न्यू रख देंगे और इसको डिफरेंशिएट करके रखेंगे तो वही हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी जैसे हमने पहले चेंज किया था। अब इसकी भी लिमिटेशंस है, जिस तरह से वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है शॉर्ट वेवलेंथ के लिए काम करता था, ऐसे ये लॉन्ग के लिए काम करता है। मतलब इसके लिए जब हमने वैल्यूज निकाली तो शॉर्ट के लिए तो वो जो कर्व है, जो एनर्जी स्पेक्ट्रम, जो हमारे पास स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, उसको शॉर्ट के लिए फॉलो नहीं कर रहा था, ये फॉलो कर रहा था लॉन्ग के लिए। तो जो रेल्स जीन्स लॉ है वो किसको फॉलो करता है, केवल लॉन्ग वेवलेंथ रीजन को फॉलो करता है, वो शॉर्ट को फॉलो नहीं करता। ठीक है, यानी कि दोनों में कुछ ना कुछ कमियां हैं, वीन्स में भी और रेल्स में भी। अब इनके बाद जो एक्सपेरिमेंट हुए, पहले तो इनकी लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस क्या हो गई कि एक लॉन्ग के लिए काम करेगा एक शॉर्ट के लिए काम करेगा। तो वही चीजें हैं, कौन किस प्रिंसिपल पर काम करता है वो सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, तो वो आप देख सकते हैं, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। फिर इन चीजों को ओवरकम करने के लिए प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस आई। आप इनको ये भी बोल सकते हो, जो क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्ट हुई वो प्लांक से हुई है ना। तो प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस, तो सबसे पहले प्लांक ने क्या कहा कि ये जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो कंटिन्यूअस है, जो अभी तक ये कहा जा रहा है कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो कंटिन्यूअस हो रहा है वो कंटिन्यूअस ना कर डिस्क्रीट अमाउंट में है, एनर्जी डिस्क्रीट अमाउंट में। डिस्क्रीट अमाउंट में मतलब जो एनर्जी है वो इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, ई नॉट का। एनर्जी जो मिनिमम एनर्जी है, बेसिक एनर्जी, उसका इंटीग्रल मल्टीपल है। मतलब ई नॉट एनर्जी है, 2 ई नॉट भी है, 3 ई नॉट भी है, तो टोटल एनर्जी जो है वो एन ई नॉट है, जहां एन जो है वो इंटीजर नंबर है। एन क्या है, इंटीजर नंबर है। तो सबसे पहले जो क्वांटा का जो कंसेप्ट आया है ना, एनर्जी पैकेट का कंसेप्ट का आया, कहां से आया, वो यहीं से आया। तो जो मिनिमम डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी है जिसको एक्सचेंज किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। और इसलिए इस थ्योरी को क्वांटम थ्योरी भी कहा जाता है। इसलिए इस थ्योरी को क्या कहा जाता है, क्वांटम थ्योरी। अब ये जो ई नॉट है, जो बेसिक एनर्जी है फंडामेंटल, इसकी वैल्यू एच न्यू होती है, आपको पता है। जहां न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर और जो एच है वो प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकंड। कितनी, जूल सेकंड। ठीक, अब आगे एवरेज एनर्जी प्लांक ऑसिलेटर की निकालनी है। तो एवरेज एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स जिनकी डिस्क्रीट एनर्जी एच न्यू है। एन एच न्यू मतलब एन की वैल्यू वेरी कर सकती है, किसी की एनर्जी 0 हो सकती है, किसी की 1 हो सकती है, किसी की 2 हो सकती है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेटर निकालने का ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। एन बराबर ए एक्सपोनेंशियल माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी। इसको हमने लिखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर हैविंग एन एच न्यू, मतलब टोटल एनर्जी निकालनी है ऑसिलेटर की। तो मान लो कोई एनर्जी एन नॉट होगी, कोई एनर्जी होगी एन नॉट ई पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी इंटू ई नॉट, कोई होगी 2 ई नॉट, है ना। तो ये एनर्जी टोटल जिनके पास है वो हो गया ई एन बराबर एन एच न्यू एन एन। इसी तरह से आगे वाली के लिए होगा, है ना। तो टोटल एनर्जी जब हम निकालेंगे तो पहले एक का निकाल लेंगे, ऐसे ही बाकी सबका निकालेंगे और सबका एल्जेब्रिक सम करते चले जाएंगे।
सबका एल्जेब्रिक सम करेंगे। एल्जेब्रिक सम करेंगे तो क्या बन जाएगा, एन एच न्यू एन एन। ये वैल्यू लगातार बदलती जाएगी, एक बार 0 के लिए, एक बार 1 के लिए, एक बार 2 के लिए, इस तरह से एनर्जी आती जाएगी। और टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कितने हो जाएंगे, एल्जेब्रिक समेशन ऑन एन एन। एवरेज एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, पहले आप टोटल एनर्जी निकाल लोगे, फिर टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर से उसको डिवाइड कर दोगे तो एवरेज एनर्जी आ जाएगी। अब कैलकुलेशन होगी कैसे वो देखो। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। तो बोल्ट्जमान का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है जो स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर निकालना है। तो ऑसिलेटर जिनकी एनर्जी 0 है या एच न्यू है या 2 एच न्यू है या एन एच न्यू है, तो वो हमें निकालना है। तो ऑसिलेटर का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो ये है, एन ए एक्सपोनेंशियल एन एच न्यू अपॉन के टी। एच न्यू मतलब क्या, एनर्जी है। तो पहला जिसके पास 0 एनर्जी है, ऐसे कितने ऑसिलेटर है, तो यहां पर जब हम 0 रखेंगे, यहां 0 रखेंगे, तो यहां 0 रखेंगे तो यहां ए बचेगा। उस ए को ही हम यहां क्या बोल रहे हैं, एन नॉट बोल रहे हैं। ये जो ए है उसको हम यहां क्या बोल रहे हैं, एन नॉट। तो ऐसा कितना हो गया, एन नॉट हो गया। फिर वो ऑसिलेटर जिनकी एनर्जी कितनी है, 1 मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, एन एच न्यू है ना, एन की जगह 1 रख दूंगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, एन नॉट ई पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी। तो ऐसे ऑसिलेटर इतने हो गए। फिर एन बराबर 2 रखूंगा तो ऐसे ऑसिलेटर इतने हो गए। फिर एन बराबर 3 रखूंगा तो 3 हो जाएंगे। तो ऐसे हमारे पास हमें ऑसिलेटर्स मिल जाएंगे जिसमें किसी की एनर्जी 0 होगी, किसी की एच न्यू होगी, किसी की 2 एच न्यू होगी। तो ऐसे नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स मिल जाएंगे। हमने कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि बार बार ये एच न्यू अपॉन के टी लिखना पड़ेगा, तो हमारी कन्वीनियंस के लिए अल्फा की वैल्यू हम लिख लेते हैं एच न्यू अपॉन के टी। कितने लिख लेते हैं, एच न्यू अपॉन के टी। अब हम टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स निकालेंगे तो सबको ऐड करेंगे। सबको ऐड करेंगे तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब सब में कॉमन आ रहा है एन नॉट को कॉमन ले लिया। हमारे पास बच गया 1 प्लस ई पावर माइनस अल्फा, ई पावर माइनस 2 अल्फा, ई पावर माइनस अल्फा। अब ये एक तरह की कौन सी जीपी बन गई, ये इनफाइनाइट जीपी बन गई। इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है वो होता है ए अपॉन 1 ए माइनस आर, है ना। तो इनिशियल टर्म क्या हो गया इसका, 1 हो गया। और जो ज्योमेट्रिक रेशो हो गया वो हो गया ई पावर माइनस अल्फा। तो यहां पर हमारे पास सम से ये क्या बन गया, एन नॉट अपॉन ई 1 माइनस ई पावर माइनस अल्फा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स आ गए जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी जब हम एवरेज एनर्जी निकालेंगे। अब हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स को कैसे निकालेंगे, एक ऑसिलेटर को कैसे निकालोगे, एन एच न्यू ऐसे निकालोगे ना एक ऑसिलेटर को। मतलब ऐसे ऑसिलेटर्स की एनर्जी जिनके टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स एन नॉट है, एन नॉट को उसी की एनर्जी से मल्टीप्लाई करना। तो एन नॉट किसके लिए है, जिनकी एनर्जी 0 थी, तो उस 0 एनर्जी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ऐसे ऑसिलेटर जिनकी एनर्जी एच न्यू थी, तो एच न्यू वाले कितने ऑसिलेटर थे, एन नॉट, और इसको मैंने ई पावर माइनस अल्फा कर दिया, तो ये हो गया। फिर ऐसे ऑसिलेटर्स जिनकी एनर्जी 2 एच न्यू थी, तो ये नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हो गए, एनर्जी हो गए। तो इस तरह से हमने एक एक ऑसिलेटर के लिए उसकी एनर्जी से मल्टीप्लाई किया और फिर टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं। तो ये टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। अब यहां से जो फैक्टर कॉमन आ रहा है वो आ रहा है एन नॉट एच न्यू ई पावर माइनस अल्फा, उसको कॉमन ले लिया। हमारे पास बचा 1 प्लस 2 ई पावर माइनस अल्फा, 3 ई पावर माइनस 2 अल्फा, और इस तरह से ये इक्वेशन 3 मैंने लिख दी। अब इस इक्वेशन को दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई करा दिया ई पावर माइनस अल्फा से। ई पावर माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास ये बन गया। इस इक्वेशन 4 में से 3 को माइनस कर दूंगा, तो 4 में से 3 को माइनस करूंगा तो यहां से कॉमन आएगा ई, और इक्वेशन 4 को 3 में से माइनस कर रहे हैं तो ई कॉमन आ गया, तो यहां बचा 1 माइनस ई पावर माइनस अल्फा, और इसी तरह से यहां से तो ये कॉमन आ ही जाएगा एन नॉट एच न्यू ई पावर माइनस अल्फा, और ये हमारे पास ब्रैकेट में रह जाएगा। अगेन ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल सीरीज बन गई, और उस ज्योमेट्रिकल सीरीज इनफाइनाइट जीपी की बनी है, तो वो हमने यहां पर लिख लिया, उसका सम, ये सम लिख लिया। ये ई 1 माइनस ई पावर माइनस अल्फा से इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये बन गया ई इक्वल्स टू एन नॉट एच न्यू ई पावर माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस ई पावर माइनस अल्फा का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब एवरेज एनर्जी निकालनी है, तो एवरेज एनर्जी टोटल एनर्जी को टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर से डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई, और टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर ऑलरेडी हमने निकाल लिए थे। तो जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बना, एच न्यू ई पावर माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस ई पावर माइनस अल्फा।
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने डिवाइड कर दिया ई पावर माइनस अल्फा से, तो हमारे पास ये टर्म निकल के आ गया जिसको एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर कहते हैं, एच न्यू अपॉन ई पावर अल्फा। अल्फा की जो वैल्यू हमने कंसिडर की थी उसको वापस से यहाँ पे रख दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई एच न्यू अपॉन ई पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें चेक करना है कि क्या ये जो पहले इसको हम लिख देते हैं कि नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो हमने रेल्स जीन्स लॉ से निकाले थे वो वैल्यू हमारे पास ये है। और अब जो प्लैंक एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे हैं हम, तो हमारे पास कैसे निकालेंगे, रेंज न्यू प्लस डी न्यू में, तो ई न्यू डी न्यू, और एवरेज एनर्जी ऑलरेडी हमने निकाल ली, नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट वॉल्यूम हमने निकाल लिए थे रेल्स जीन्स लॉ में। तो इनको जब हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा, ये वाला किसका फॉर्मूला आ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये एनर्जी डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। और इसी को अगर हम वेवलेंथ के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो न्यू बराबर सी अपॉन लैम्बडा, तो डी न्यू बराबर हो जाएगा सी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर डी लैम्बडा स्क्वायर, डी लैम्बडा इसको हम यहां पर रिप्लेस कर देंगे डी न्यू की जगह, तो हमारे पास ये एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या ये जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है या वीन्स रेडिएशन लॉ या रेल्स जीन्स लॉ उसको सेटिस्फाई करती है नहीं करती वो हमें देखना है। तो सबसे पहले जब इसको शॉर्टर वेवलेंथ के लिए चेक किया गया तो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए एच सी अपॉन के टी ग्रेटर देन लैम्बडा, तो ई पावर एच सी अपॉन लैम्बडा के टी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो हमने माइनस जो है उसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। मतलब इस इक्वेशन में जो हमारे पास माइनस आ रहा है उसको हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन रह जाएगी, ये इक्वेशन रह जाएगी, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और हमने ये पढ़ा था वीन्स रेडिएशन लॉ में, ये सब किसकी तरह काम करेंगे, ये कांस्टेंट की तरह काम करेंगे। 8 पाई एच सी को हम लिख देंगे ए, तो ए अपॉन लैम्बडा पावर 5, और एच सी अपॉन के को हम लिख लेंगे ए स्मॉल ए, तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस ए अपॉन लैम्बडा टी और डी लैम्बडा। तो ये फॉलो कर रहा है किसको, वीन्स रेडिएशन लॉ को। तो शॉर्ट वेवलेंथ पर जो हमने प्लैंक्स रेडिएशन लॉ पढ़ा वो किसको फॉलो कर रहा है, वो वीन्स रेडिएशन लॉ को फॉलो कर रहा है, उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। और लार्जर वेवलेंथ के लिए ये जो एच सी अपॉन के टी है लेस देन लैम्बडा होगा, और एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्बडा के टी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्बडा के टी। इस वैल्यू को जब हम रेडिएशन फॉर्मूला जो प्लैंक का आया वहां पर सब्सटीट्यूट करेंगे, मतलब इसकी जगह हम ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1 से 1 कटेगा और यहां से हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा जो कि हमने निकाला था कहां पर, रेल्स जीन्स लॉ के अंदर, है ना। तो लॉन्ग वेवलेंथ के लिए फॉलो कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ, रेल्स जी लॉ के साथ। और शॉर्टर वेवलेंथ के लिए फॉलो कर रहा है किसको, ये शॉर्टर वेवलेंथ के लिए फॉलो कर रहा है वीन्स रेडिएशन लॉ को। तो इसका मतलब जो प्लैंक का जो एक्सपेरिमेंट था, जो उसने कंसिडरेशन किया था कि डिस्क्रीट एनर्जी होती है और जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पर ऑसिलेट करते हैं, तो उसका जो अजम्पशन है वो सही रहा। और इसलिए जो प्लैंक का को कहा जाता है क्वांटम मैकेनिक्स का फादर, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्ट ही कहां से हुई थी, ये प्लैंक से हुई थी। तो होपफुली ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सारी चीजें, और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।